स्टूडेंट्स को ना एक कंफ्यूजन रहता है, एक डाउट रहता है कि मैम अगर एग्जाम में न्यू क्वेश्चन अगर आ गया, न्यू क्वेश्चन आ जाता है तो उसको आंसर कैसे करना। तो बेटा एक चीज तो पहले समझना कि आपके पेपर में आपको कुछ न्यू क्वेश्चन तो दिखेगी, क्योंकि इंस्टीट्यूट हर अटेम्प्ट में न्यू क्वेश्चन तो पूछती है। लाइक जो आरटीपी एमटीपी पास्ट क्वेश्चन पेपर में जैसे फैक्ट्स है, वैसे सेम फैक्ट्स कॉपी पेस्ट नहीं होते, फैक्ट्स में थोड़े से चेंजेस रहते हैं, सारे नहीं रहेंगे, कुछ क्वेश्चन न्यू रहेंगे। ठीक है, पहली बात तो आपको क्वेश्चन रीड करने के बाद अगर आपको समझ में आ गया कि ये न्यू क्वेश्चन है, पैनिक नहीं होना है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। दिस इज नॉर्मल, हर अटेम्प्ट में कुछ क्वेश्चन न्यू रहते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीटेड भी रहेंगे। ओके, डू नॉट वरी, आपको इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, आपको आंसर करना है। मैं आपको सिंपल वे बताती हूँ आंसर करने का और मार्क्स गेन करने का, ध्यान से समझना। पहली बात तो आपका माइंडसेट समझो। आपके सामने ना अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ना, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, एग्जांपल एक्सपल्जन का क्वेश्चन आया, एक्सपल्जन के रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, आप आसानी से आंसर कर देते हो और बहुत खुश हो जाते हो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें एक्सपल्जन के 6 पॉइंट्स दिए, आप आसानी से 6 पॉइंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस 6 पॉइंट्स को आसानी से लिख के आ जाएंगे। ठीक है, आसानी से स्कोर कर देंगे। लेकिन अगर सेम एक्सपल्जन के टॉपिक पे अगर इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, तो वहां पे कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है कि यार इसके फैक्ट्स थोड़े से अलग है, तो क्या इसके प्रोविजन अलग रहेंगे, इसके पॉइंट्स अलग रहेंगे। बेटा कुछ अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं रहने वाला है। जो टॉपिक रहता है, चाहे उसका डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि चाहे उसका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आए, उसके प्रोविजन सेम ही रहने वाले हैं, उसके प्रोविजन सेम ही रहने वाले हैं। चाहे अल्ट्रा वायरस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि चाहे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आए, सेम प्रोविजन रहने वाले हैं। इंडोर मैनेजमेंट हो गया, अल्ट्रा वायरस हो गया, माइनर के रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, इंसॉल्वेंसी का क्वेश्चन हो गया, एडमिशन का क्वेश्चन हो गया, एक्सपल्जन का क्वेश्चन हो गया, जो 6 पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे आने वाले डायरेक्ट क्वेश्चन में, वही सेम पॉइंट तुम्हारे केस स्टडी में आने वाले हैं। तो पता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले पहचानो कि टॉपिक कौन सा है। एक बार टॉपिक समझ में आ गया, एक बार टॉपिक समझ में आ गया, इस टॉपिक के रिलेटेड जो जो अपन ने कीवर्ड्स पढ़ा था, जो जो पॉइंट्स आज तक पढ़ा था, सारी चीजें याद करने का ट्राई करो और प्रोविजन में लिख के आ जाओ। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सारी चीजें याद करने का ट्राई करो और प्रोविजन में लिख के आ जाओ। आपको एक बार समझ में आ गया दैट दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एक्सपल्जन, प्रोविजन में उसके सारे पॉइंट्स लिख दो। उसके बाद फैक्ट ऑफ द केस रहता है। फैक्ट ऑफ द केस क्या रहता है? क्वेश्चन की समरी रहती है, क्वेश्चन की समरी रहती है शॉर्ट वे में, तो क्वेश्चन की समरी लिख के आ जाओ फैक्ट ऑफ द केस में। एक चीज बता रही हूँ, देखो सीधा स्किप कर दोगे तो वैसे भी 0 मार्क्स मिलने वाले हैं, लेकिन अगर आपने प्रोविजन और फैक्ट ऑफ द केस अगर सही तरीके से लिखा, प्रोविजन पूरे सही तरीके से लिखा, तो इंस्टीट्यूट आपको मार्क्स देती है, कुछ मार्क्स देगी आपको सीधा 0 नहीं मिलेंगे, आपको 2 से 3 मार्क्स मिल सकते हैं अगर आपके प्रोविजन सही है, फैक्ट ऑफ द केस सही तरीके से लिखा है। तो अभी एनालिसिस और कंक्लूजन को भी ट्राई करो। ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि पता ही नहीं है क्या लिखना है एनालिसिस में या कंक्लूजन में, तो क्या करना है, आपको एटलीस्ट कंक्लूजन के लिए ट्राई करना है, बिकॉज कंक्लूजन को अलग से 1 से 2 मार्क रहते हैं, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन कितने मार्क्स रहेंगे, लेकिन 1 मार्क 2 मार्क कंक्लूजन को अलग से रहते। तो आपको ना कंक्लूजन के लिए ट्राई करना है। कैसे कंक्लूजन अपन क्या करते हैं, कंक्लूजन में अपन क्या करते हैं, जो लास्ट की जो लाइन रहती है उसको कंक्लूड करते हैं, उसको आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन अच्छे से रीड करो, क्वेश्चन अच्छे से रीड करो, लास्ट में रहता है देखो, एग्जामाइन वेदर एक्शन बाय द पार्टनर्स वाज जस्टिफाइड और नॉट। इस पे कंक्लूजन देना है कि पार्टनर्स जस्टिफाइड थे कि नहीं थे। ठीक है, एनालिसिस नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, आपको सारे कंसेप्ट्स पता है, आपके लॉजिक भी सारे क्लियर है। लॉजिकल बेसिस पे क्या लग रहा है, क्या पार्टनर जस्टिफाइड थे कि नहीं थे? हाँ मैम पार्टनर जस्टिफाइड थे, तो लिख दो वहां पे हेंस पार्टनर्स वर जस्टिफाइड। मैम पार्टनर जस्टिफाइड नहीं थे, लिख दो वहां पे हेंस पार्टनर्स वर नॉट जस्टिफाइड, दैट्स इट। तो प्रोविजन लिख के आ जाओ, फैक्ट ऑफ द केस लिखो, एनालिसिस भी ट्राई करो लिखने का। अगर एनालिसिस नहीं जम रहा है, न्यू क्वेश्चन है, नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखना है, सीधा कंक्लूजन लिखो और कंक्लूजन लिख के आओ। कंक्लूजन को अलग से मार्क्स रहते हैं, अगर आपने लास्ट लाइन पे कंक्लूजन लिख दिया तो इंस्टीट्यूट आपको 1 से 2 मार्क कंक्लूजन को दे सकती है, तो कंक्लूजन को लिख के आओ। देखो इस पे क्या रहेगा कंक्लूजन, ऐसे सीधा लास्ट लाइन में जाने का। देखो whether Mr. AM can be held liable for the firms about it, इस पे अपने को कंक्लूजन देना है, AM लाइबल रहेगा क्या। क्वेश्चन लॉजिकल बेसिस पे पढ़ो, क्या लग रहा है लाइबल रहेगा तो लिख लो, नहीं है तो नहीं लिख दो। ठीक है, तो जो भी तुम्हारा कंक्लूजन है 1 से 2 लाइन में लास्ट की लाइन में लिख के आ जाओ, इस पे भी आपको 1 आधा मार्क इंस्टीट्यूट दे सकती है, इसलिए बता रही हूँ लॉजिकल कंसेप्चुअल बेसिस पे जो भी आपको लगता है लास्ट लाइन पे कंक्लूजन लिख के आ जाओ, स्किप मत करो, आपको 1 से 2 मार्क मिलेंगे। प्रोविजन लिखोगे आपको मार्क्स मिलेंगे, आप कंक्लूजन लिखोगे आपको फिर भी मार्क्स मिलेंगे, तो सीधा स्किप मत करके आओ, ट्राई करो लिखने का। देखो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा कंक्लूजन में, व्हाट इज द रेमेडियल एक्शन अवेलेबल टू मिस्टर आर। एक्शन क्या रहेगा समझ में आ रहा है, लिख के आ जाओ। उसके बाद कैन एस टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द सेलर, सीधा बताना है एस एक्शन ले सकता है कि नहीं ले सकता है। क्वेश्चन लॉजिकल बेसिस पे पढ़ो, क्या लग रहा है आपको ले सकता है वो एक्शन, तो लिख के आ जाओ। यस ही कैन टेक एक्शन, नहीं ले सकता है नो लिख दो। जो भी आपका कंक्लूजन एकदम लॉजिकल बेसिस पे लिख के आ जाओ, इस पे भी आपको 1 मार्क मिल सकता है, इस पे भी आपको 1 मार्क मिल सकता है, इसलिए बता रही हूँ प्रोविजन लिख के आओ, उसके बाद फैक्ट ऑफ द केस लिख के आओ। एनालिसिस नहीं जम रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लॉजिकल बेसिस पे कंक्लूजन लिख के आ जाओ। अगर आपने इतना भी लिखा ना, आपको इंस्टीट्यूट मार्क्स जरूर देगी। अगर आपने क्वेश्चन को स्किप कर दिया तो वैसे भी 0 मिलने वाले हैं, इससे अच्छा प्रोविजन ट्राई करो, फैक्ट ऑफ द केस लिखो, कंक्लूजन एकदम लॉजिकल बेसिस पे लिख के आओ, इंस्टीट्यूट आपको मार्क्स देगी। इसलिए सीधा क्वेश्चन को स्किप मत करो, एटलीस्ट ट्राई, टॉपिक को पहचानो। और टॉपिक को कैसे पहचान सकते हो तुमको क्या करना है, देखो
देखो आपको आगे क्या करना है, क्वेश्चन आपको इसे स्टार्टिंग से रीड नहीं करना है, स्टार्टिंग से क्वेश्चन को रीड मत करो, सबसे पहले लास्ट में जाके देखो कि कौन से चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे दिया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो आपको ना एक चीज मिलेगी, डायरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है, आप उसके हिसाब से आंसर करोगे। तो स्टूडेंट का पहला कंफ्यूजन तो यही रहता है, सोगा का क्वेश्चन है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है, कभी पार्टनरशिप में भी कंफ्यूजन होता है। तो देखो लास्ट में हमेशा लिखा हुआ रहता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पहले यहाँ पे रीड कर लो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, फिर यहाँ से अच्छे से रीड करना स्टार्ट करो। हर एक क्वेश्चन में, ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में तुमको ऐसा मिल जाएगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, देखो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पहले ये रीड करो, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन को रीड करना, फिर आपको ना एक डायरेक्शन मिल जाएगी, ठीक है दिस इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन, दिस इज सोगा का क्वेश्चन, दिस इज पार्टनरशिप का क्वेश्चन, इससे भी एक आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। सो आई होप पीपल दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू, आपको एक क्लैरिटी मिली कि आपको न्यू क्वेश्चन देखने के बाद सीधा स्किप नहीं करना है, एटलीस्ट प्रोविजन लिखना है, फैक्ट ऑफ द केस लिखना है और कंक्लूजन लिख के आना है। और आपका जो भी टारगेट है ना, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखना कि आपका टारगेट क्या है, जाके लिखो कमेंट सेक्शन में, कॉन्फिडेंटली लिखो, कॉन्फिडेंटली टाइप करो दैट आई एम गोइंग टू क्लियर माय May 26 अटेम्प्ट और May 26 इज माय अटेम्प्ट, दिस इज माय टारगेट। जो भी आपका टारगेट है कमेंट सेक्शन में जाके लिखो, उसको मैनिफेस्ट करो, उसके लिए हार्ड वर्क करो, आपका पेपर वैसा ही जाएगा। सो पीपल मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, टिल देन हैव अ गुड डे।